नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जा सिंधी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। शिक्षा और सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% EWS रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, ये इन दिनों देश में बहस का हॉट टॉपिक बना हुआ है। पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में 103वां संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इस संविधान संशोधन से पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी, जिसके तहत कुछ पिछड़ी जातियों को ही रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी आरक्षण की फैसिलिटी दी गई है। साल 2019 में किए गए इस संविधान संशोधन से जुड़ी हुई करीब 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। इस संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी गई और आज यानी कि 7 नवंबर 2022 को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुना दिया और फिर आज ये दिन भर चर्चाओं का फिर विषय बना रहा। कुछ लोग इसके फेवर में तर्क देते नजर आए हर बार की तरह, और कुछ लोग इसके विरोध में भी। EWS रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से सही ठहराया। 3 लोग इसके फेवर में थे और 2 लोग इसके विरोध में। अब सुप्रीम कोर्ट संविधान के 103वें संशोधन की वैधानिकता यानी कि उसकी वैलिडिटी पर अपना फैसला सुनाता नजर आया। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन संवैधानिक है और ये आगे भी जारी रहेगा। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आप तक हम ये जानकारी पहुंचाते हैं कि EWS के पक्ष में 3 जजों के फैसले में क्या कहा गया और विरोध में क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि EWS के पक्ष में 3 जजों की क्या राय थी, एक मत वो किस तरीके से फैसले पर आगे आए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जिन्होंने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन संविधान के मूल ढांचे और उसकी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का वायलेशन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने क्या कहा, मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि EWS रिजर्वेशन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस पार्टीवाला ने क्या कहा, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण की अंत नहीं है और इसे अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। तो ये तो बात हुई उन जजों की जिन्होंने इस फैसले में अपनी एक जैसी राय रखी, लेकिन 2 जज जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित CJI वो भी शामिल थे। विरोध में 2 जजों ने फैसले में सबसे पहले जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से SC, ST और OBC को बाहर किया जाना यह असंवैधानिक है। और मैं यहां विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने इनकी बात कही और यह कहा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि ऐसे में EWS आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, यह समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं EWS आरक्षण को गलत ठहराता हूं।
इसके साथ ही चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। और इस तरीके से आता है फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया और जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित अल्प मत में रहे। तो इस तरीके से हमने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की है कि इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा गया, विरोध को लेकर क्या तर्क रहा और इसके फेवर में भी क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन ये मुद्दा नया नहीं है, ये बेहद पुराना है। हालांकि 2019 में भी इसको लेकर काफी कुछ जो है इसी तरीके की गहमा गहमी रही थी, लेकिन उस वक्त ये सवाल भी उठे थे कि इसे भी बिना किसी एक बड़े विचार विमर्श के बाद लाया गया है, तो ये सही नहीं है। 50% जो ऑलरेडी है ब्लॉक है, क्या उसको टच करने की कोशिश की जा रही है या नहीं टच करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम उसके बाद कंफ्यूजन भी रही। हालांकि जो विरोध में स्वर उठे हैं उनका इसी 50% को लेकर भी यही मानना है कि ये इस तरीके से पूरी स्थिति को असंवैधानिक बना देता है। आज इस विषय से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल भी हैं। हालांकि आज इस पर हम गहन चर्चा भी करेंगे। थोड़ी देर में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। हम इसे कानूनी तौर पर पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे और जो अभी तक विरोध को इसको लेकर स्वर उठे हैं, हम उसका भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि यदि विरोध में ये बातें कही जा रही हैं तो क्यों कही जा रही हैं। क्या आरक्षण पात्रता, क्योंकि इस आरक्षण पात्रता खासकर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलने वाले रिजर्वेशन को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ये पात्रता वाकई ही सही नहीं है या फिर हमारा ये जो एक संविधान है उसकी एक मूल भावना को ये तोड़ता मरोड़ता नजर आता है, उसे और वीक कर देता है, स्थिति को और बिगाड़ सकता है, या भेदभाव की स्थिति आप खत्म करने की बात करें लेकिन वही असमानता और भेदभाव वहीं बना रहेगा। सवाल क्या है ये हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो अपनी बात भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से इस मंच पर रखें। अपनी बेबाक राय या कोई सवाल कोई उठाना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, आप उनसे भी वो सवाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए उस नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अपनी बात रखिएगा, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सवाल कौन से हैं, आइए उन पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। सवाल ये है, सबसे पहले सवाल यही है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला आया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? यदि इसकी मूल भावना को समझने की कोशिश करें तो इसके मायने हैं क्या? क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का वाकई उल्लंघन किया है? जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जाती है, सवर्णों को मिलने वाले इस रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो क्या ये किस तरीके से हमारे संविधान के मूल ढांचे को उसका उल्लंघन करता है? एससी एसटी वर्ग, ओबीसी, इसका भी जिक्र बार बार आज हुआ। एससी एसटी वर्ग के जब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से की स्थिति की बात करते हैं तो उस रूप से पिछड़े लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के क्या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बात जब हम राज्य सरकारों की करते हैं तो राज्य सरकारों के निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का राइट मिलना क्या वाकई ये भी संविधान के खिलाफ है? और अहम सवाल ये भी है कि हाउ शुड इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्थिक मानदंड वर्गीकरण का आधार ये किस तरीके का होना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका आज हम विश्लेषण भी करेंगे, उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण, आपकी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण। कॉल कीजिएगा, अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल तो स्ट्रेट टॉक में एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा आप भी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलने वाले आरक्षण क्या ये सही है या नहीं?
सही है, उसको लेकर भी कई विवाद और विरोध क्यों हो रहा है उसको जानना भी जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, फैसले का विरोध करने वाले कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लाई गई, तो इसे केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण की गरीबी मिटाने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा देकर भी उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और फैसले को सही मानने वाले का तर्क है कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले की गंभीरता को आज हम समझेंगे और साथ ही साथ सवाल यह भी उठाएंगे कि जब सरकारी नौकरियां भी आज खत्म हो रही हैं तो किसे मिलेगा आरक्षण? क्या हुआ रोजगार के अधिकार का? क्या ये सब हवाई बातें हैं या हवाई बहस है? चर्चा करने के लिए आज इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर एडवोकेट रविंद्र कुमार ढुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और उनके साथ साथ पत्रकारिता में बहुत अच्छी मजबूत समझ और पकड़ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक। आप दोनों से ही मेरा सवाल होगा। पहला मैं रिएक्शन आप दोनों से लेना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी यहां पर रविंद्र जी का। रविंद्र जी, तीनों जजों ने हाँ कह दी और दो जजों ने ना कह दी। हम देखते हैं कि फैसला ये सही है या गलत, क्योंकि 40 याचिकाएं डाली जाती हैं। कितना सरल था ये फैसला और इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो फैसला है ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा फैसला है, संवैधानिक पीठ का फैसला है। इसमें अक्सर इस तरह के डिसेंटिंग जो है व्यूज आते रहते हैं जजेस के, लेकिन मेजॉरिटी का किया हुआ फैसला ही हमेशा मान्य माना जाता है। पहली बात तो ये, जैसे हमने बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी देखा था, उसमें भी डिसेंटिंग व्यू आई थी कोर्ट की, तो वो एक रूटीन प्रोसेस है। तो लेकिन ये आर्गुमेंट्स को समझने के लिए, दोनों प्रकार के कानूनी आर्गुमेंट्स को समझने के लिए, दोनों प्रकार के वैलिड क्वेश्चन के लिए दोनों को पढ़ना और दोनों को असेसमेंट करना है कानूनी तौर पर एक आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कौन से को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कौन से को तवज्जो कम देनी चाहिए। वो ठीक है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का होता क्या है, लॉ में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आवश्यक नहीं होता कि भी कोर्ट का दिया हुआ फैसला सही हो, लेकिन कोर्ट का दिया हुआ फैसला अंतिम जरूर होता है। तो इसके अंतिम फैसला माने, न कि सही फैसला। सही और गलत का परिणाम की विवेचना हम स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसके डिसेंटिंग व्यूज जो हैं अक्सर आते रहते हैं। तो अब हम इसको 103वीं जो अमेंडमेंट है उसको हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर पिछले 60 साल में बहुतेरी बार जो है चर्चा हो रही है। कभी ये चर्चा होती है कि रिजर्वेशन को ऑल टुगेदर अबॉलिश करना चाहिए, चर्चा होती है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ही केवल इकोनॉमिक होनी चाहिए, अन्य क्राइटेरिया पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। तो ये चर्चाएं, एकेडमिक चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, एक बोल्ड स्टेप है सरकार का 103rd अमेंडमेंट लेकर के आकर के EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया, तो एक उसका विपक्ष ने भी, सभी पार्टियों ने उसका स्वागत किया था। तो अब उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। अब उस फैसले के मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये फैसला बिल्कुल सही भी है, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर मुझे लगता है कि रिव्यू फाइल होगी इसमें। ओके, ठीक है। हम उसे भी आपके क्यों ये सही है और क्यों गलत भी है उस पर भी आपका मैं तर्क जरूर समझना चाहूंगी। प्रेमकांत जी, कितना सरल ये फैसला था और इसके क्या मायने निकाले जाएं, और सबसे अहम बात तो ये कि देश पर किस तरीके का असर डालेगा ये फैसला? इस फैसले को तो देखिए पहले से ही लागू किया जा चुका है और उससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। पहली बात तो एक ये है। हम चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं, इस लिहाज से हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने संविधान को, अपने नियमों को, कानूनों को हम इस तरीके से बनाए कि ज्यादा से ज्यादा जनता उससे लाभान्वित हो सके। ये जरूरी होता है।
अब एक स्थिति जिस तरह से विरोध और समर्थन की स्थितियां बन रही हैं, एक विपरीत माहौल जैसा दिखाई पड़ रहा है, और 3 और 2 का जो फैसला हुआ है जी। उसमें एक चीज गौर कीजिए कि अगर ये आरक्षण, ये अमेंडमेंट ना किया जाता, ये आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस वाला ना लागू किया जाता, तब क्या होता? क्या उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ रहा था जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा था? एससी, एसटी या ओबीसी, इन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ रहा था? नहीं पड़ रहा था। अब एक बात ये कही जा रही है कि साहब वो 50% से ऊपर वो क्यों चला जा रहा है? तो जो 3 लोगों ने जो फैसले इस अमेंडमेंट को फेवर किया है और इसको सही माना है, तो उन लोगों ने एक बात ये कहा है कि संविधान में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इनफ्लेक्सिबल है। इसको, इस लिमिट को, 50% की लिमिट को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये ऐसा इनफ्लेक्सिबल नहीं है। तो उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है जनता के हितों को देखते हुए। उसका मतलब एक इम्प्लाइड मीनिंग एक ये निकल रही है। तो इस लिहाज से उसमें बुराई नहीं है। अच्छा, उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उससे ये उन बड़ा लोगों के सवाल है। ऊपर लाभान्वित हुए भी हैं। बिल्कुल, उन लोग, जिन लोगों के लिए बनाया गया उनको फायदा मिला है कि नहीं मिला है? खासतौर से एजुकेशन में, जी उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में जी और जॉब में, जी। 2 ही चीजों के लिए तो खासतौर से इस हाँ। व्यवस्था बनाई गई है। हाँ। तो उनको मिला है कि नहीं मिला? उनके ऊपर क्या नुकसान पहुंचा जिनको पहले से मिल रहा था आरक्षण? जी हाँ, ये विश्लेषण जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी। जी। तो हमारा जो उद्देश्य लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, लोगों को खेलने के लिए, विकास के मौके अपने तलाशने के लिए, पाने के लिए हम उनको दे रहे हैं ना। तो इस लिहाज से अब उसमें क्या परेशानी है कि साहब एमके स्टालिन साहब जो है, वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है, और पूर्व सांसद जो अब कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उनको परेशानी हो रही। उनका ये कहना है कि साहब उसका क्या हुआ कि 50% की लिमिट जो इंदिरा साहनी के मामले में वो कहा गया था कि 50% की लिमिट से ऊपर नहीं क्रॉस होना चाहिए। लेकिन तो प्रेमकांत जी, राज्यों में तो इस प्रतिशत को हमेशा पार किया गया है। अगर हम ओवरऑल स्थिति की अगर बात करें, वो आप बखूबी हमें अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, अगर हम राज्यों वार की सिचुएशन को समझें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही तो आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस लिहाज से अब उनको क्या परेशानी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं आपको एक बात बताऊं कि गरीबी का आलम यह है उच्च वर्ग के भी लोगों में, जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग कहे जाते हैं। सीतापुर यहां से लखनऊ से थोड़ी ही दूर पर है, एक 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की दूरी में, और वहां का एक इलाका खासतौर से गांजर कहलाता है। उस गांजर में यह है कि फसलें बहुत कम पैदा होती हैं। अब तो फिर भी काफी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वहां पर एक एरिया ऐसा है कि जहां पर ब्राह्मणों के लड़कों की शादियां इसलिए नहीं होती कि वहां गरीबी बहुत है। और वो लोग अपनी शादी के लिए क्या करते हैं कि दूर चले जाते हैं गंगा के किनारे, और वहां पर भी गरीबी बहुत है। वहां पर भी कोई भी जात की लड़की से वो शादी करते हैं, गंगा के किनारे 7 फेरे ले लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं, पहले के नाम को हटा करके गंगा देवी नाम रख देते हैं। गंगा देवी नाम रख करके शादी करके ले आते हैं और जीवन यापन करते हैं। उससे उनकी आगे की संतति चलती है। तो और वो मैंने तो ये देखा, यहाँ पर लखनऊ में मजदूरों की एक चौराहों पर कुछ चौराहे ऐसे हैं जहां पर सवेरे सवेरे मजदूर मंडी लगती है। अच्छा। उन मजदूरों को लोग लेने जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवर्ण उसके वर्ग के हो। ठीक है, ठीक। उनकी स्थिति क्या है आप सोच लीजिए कि उनको आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो सामाजिक स्थिति भी खराब होती है। उनसे कोई शादी करने नहीं तैयार। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ। एक कहावत जो कही जाती है कि सबसे आगे कौन चलेगा, ओके। तो सबसे आगे चलेंगे
दामू शाह। ठीक। दामू शाह मतलब दाम चलेगा सबसे आगे, जी। पैसा चलेगा, ठीक बाप है। बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक। तो रुपये के नाते ये आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है आदमी को सबल बनाने में, आदमी को निर्बल बनाने में। ठीक है। ये मेरा ठीक तो है। इस लिहाज से ये एक जनता अच्छा की फैसला आप दृष्टि इसे से देखा कहेंगे। जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। 10% दो बातें हैं यहाँ पर, हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन दो बातें हैं मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चाहूंगी कि वो अपना जो तर्क है, ओपिनियन है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। यदि उस सामाजिक एक जो डिस्पैरिटी है, अभी जो असमानता है, यदि उसको खत्म करने के लिए इसे प्रैक्टिस में लाया गया है, जो अभी चल रहा है, तो फिर इसमें गलत भी क्या है। लेकिन विरोध में भी जो बातें उठ रही हैं वो क्यों उठ रही हैं? क्योंकि उस ब्लॉक को तो 50% वाले के जो SC ST या OBC है, उस ब्लॉक को तो टच भी नहीं किया जा रहा है। तो फिर ऐसे में इसको लेकर विरोध भी क्यों हो रहा है? क्या वो सही है? आपका तर्क क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहेंगे और ब्रेक के बाद ही जानेंगे कि आरक्षण हमेशा से ये क्यों चुनौती रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। EWS क्या आरक्षण पात्रता सही है? आज इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि विरोध में ये बातें उठती हैं तो क्यों इसका विरोध हो रहा है। क्या वाकई जो असली हकदार हैं उनका हक छीनने की कोशिश की गई है? 103वें संशोधन के जरिए जो एक अनुमति ये देता है सरकार को कि आप ये वीकर सेक्शन के लिए आप ये फैसिलिटी की जो व्यवस्था है उन्हें दे सकते हैं, तो क्या ये वाकई 103वें संशोधन की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है? उसकी मूल भावना को यहां पर खंड करने की कोशिश की गई है। आज इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों खास मेहमानों का। एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हम यहां पर लॉ एक्सपर्ट रविंद्र जी से ये सवाल हमारा रहेगा कि रविंद्र जी, क्या वाकई सरकार ने आर्थिक आधार पर विशेष प्रावधान करने और आरक्षण देने की अनुमति देने वाले संविधान के 103वें संशोधन की मूल भावना के साथ ये छेड़खानी की है? क्या इसे सही करार दिया जा सकता है? एक मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें फटाफट से हम सुन लेते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं कॉलर से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप हमें कॉल कीजिएगा। इन बिटवीन हम फिर से मैं अपने गेस्ट की तरफ रुख करूंगी। जी रविंद्र जी, क्या वाकई मूल भावना के साथ छेड़खानी हुई है? जैसा आप कह रहे थे कि कुछ हद तक सही भी है लेकिन गलत भी है ये। देखिए, मूल भावना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद माननीय सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला रहा है जी, संविधान पीठ की 11 जजेस, उस फैसले की का जिक्र करते हुए जो है संविधान की मूल भावना की बात की जाती है। ओके। मूल भावना के अंदर रिजर्वेशन को जो है उस समय पर इंक्लूड किया गया था, बट क्योंकि उस समय पे इकोनॉमिक रिजर्वेशन तो थी ही नहीं, रिजर्वेशन इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे कि बड़ा क्लियर तौर पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स ने उस समय पर डाला था। ठीक है। उनके पास में उस समय पर भी ये प्रश्न आया था कि क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को मना कर दिया था। ओके। इसके लिए कुछ पक्ष के भी आर्गुमेंट है, कुछ विपक्ष के भी आर्गुमेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। चलो, इसमें 103वें अमेंडमेंट में एक बहुत बड़ी कमी भी है। उस कमी को मैं मानता हूँ कि सरकार को इस समय पर ठीक करना चाहिए, वरना जैसे तिवारी जी कह रहे हैं उस तरीके से गरीबों तक ये आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचेगा जी। हम इसमें केंद्रीय लेवल पर इनकम शीलिंग को 8 लाख रुपया किया है पर एनम। 8 लाख रुपया एक साल का कमाने वाला परिवार आर्थिक तौर पर कमजोर और गरीब की श्रेणी में मैं तो नहीं मानता कि है वो। और यदि आप ऐसे लोगों को इसका बेनिफिट दे देंगे, ऐसे परिवारों को ऐसा बेनिफिट दे देंगे, तो जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं, जैसे तिवारी जी ने कहा कि भाई ऐसे भी परिवार हैं जहां पर शादी केवल इस कारण से नहीं होती कि वहां पर गरीबी ज्यादा, तो उन तक तो ये बेनिफिट कभी भी फ्लोट नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि रिजर्वेशन को एक ऐसा एक सामाजिक रूप देने के लिए इस प्रकार के प्रावधान
बीसी कैटेगरी में, बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर भी यही इनकम शीलिंग लागू होती है, ईडब्ल्यूएस में भी यही लागू होती है। वहां पर दोनों समय पर इसको थोड़ा सा जो है घटाना चाहिए। और जिन जिन परिवारों में ये बेनिफिट जा रहा है, एक बार आपने लिया तो आपको इस क्राइटेरिया से बाहर चले जाना चाहिए। जैसे कि बैकवर्ड कैटेगरी में भी कहा गया है कि भाई आप यदि आप एक परिवार इसका बेनिफिट ले लेता है तो और इनकम क्राइटेरिया को क्रॉस कर देता है तो इसके बेनिफिट से बाहर चला जाता है। ऐसे में क्या होगा, इसका आधार बढ़ेगा। आधार बढ़ेगा तो इसका बेनिफिट सब तक फ्लोट करेगा। मेरा ये मानना है इसको करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं रवींद्र जी। और मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या इस बीच में? जी प्रेमकांत जी, कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर से आपकी रिएक्शन को मैं जरूर लूंगी। जरूर। जी। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ऑन एयर हैं इस वक्त आप मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। मैं विशेषज्ञों की बात सुनना चाहता था, इसलिए मैंने पहली बात काट दी थी। अब मैं दोबारा आया हूँ। ठीक सर। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सिर माथे पे अगर, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। ऐसा ना समझा जाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस मेरे पे लगा दिया जाए। ओके। अब देखें कि हिंदुस्तान आजाद हुए 75 साल हो गए। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशंस जो थी वो संवैधानिक में हमारे सिर्फ 10 साल के लिए थी, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी गई another 10 years, उसके बाद another 10 years। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो उन्होंने इस तरफ ध्यान जान के नहीं दिया कि उनके पास ये मुद्दा था एक हम लोगों को बांटने का और वोट बटेरने का। अब आपने यह डाल दिया EWS का। अब जो ये 4 मुद्दे हैं, मैं ये कहता हूँ आपके 75 सालों में आपने इन लोगों को एजुकेशन क्यों नहीं कंपलसरी करके दी, इनको बढ़ावा क्यों नहीं दिया वहां पे? अब आप रिजर्वेशन तो कर दी। अगर आप कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, फिर वो दावा करेगा कि साहब आपकी एक पोजीशन जो है वो EWS को रिजर्व कर रही है, आप मुझे दे ही दे। तो इसका मतलब ये है आप अनक्वालिफाइड आदमी को वहां रखना पड़ेगा, तो वो क्या काम करेगा? ठीक। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये हमारे हित में भी नहीं है, ना उस आदमी के हित में है और ना ही तुम्हारे हित में है कि आप इसको आदमी को रिजर्वेशन करते जाएं और पोजीशन खाली रखते जाएं। या तो आप पोजीशन को खाली रखें, आपको क्वालिफाइड लड़का नहीं मिला तो रहने दें, लेकिन आप एक नामाकूल को वहां पे भर दें जो क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है, जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता, उसको जबरदस्ती आप रखेंगे तो आप उससे काम क्या लेंगे? क्या वो काम देगा? पॉलिसीज में कैसे हेल्प करेगा आपको? तो मेरा ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। जरूरी ये है कि आप सब मेक श्योर कि एजुकेशन स्कूल लेवल तक कंपलसरी है। आप जरूर पढ़िएगा, आप आगे आइएगा, और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तक आप फ्री एजुकेशन दीजिएगा। क्यों नहीं दे सकते? हम अपने ही लोगों का बढ़ावा देना, हम उनको दूसरी तरफ ले जाएं। हम उनको नकारा क्यों बनाएं? ठीक है। हम उनको रिजर्वेशन का दिलासा देकर उनको बेकार क्यों करते हैं? ठीक है। अब देखिए, दूसरा देखिए, 45 में रेफ्यूजीज आए थे, कहाँ के कहाँ चले गए? कश्मीरी आए, वहां से कश्मीर से निकल के दिल्ली में बसे हुए हैं, सब जगह बसे हुए हैं। वो अब दोबारा कश्मीर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बस गए हैं, वो प्रोग्रेस कर चुके हैं और एस्टेब्लिश हो गए हैं। अगर ये लोग जो कि बिल्कुल तिनका लेके आए थे वो एस्टेब्लिश हो गए, तो ये EWS और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये क्यों ऐसे इन लोगों को आप नकारा कर रहे हैं? इनको भी बढ़ने दीजिएगा ना आगे। ठीक। वही बात आप रविंद्र जी कह रहे थे। हाँ, अमेरिका में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो क्या करते हैं कि यहाँ बहुत सारी रेसेस हैं, तो वो जो क्वालिफाइड लड़के हैं वो चाइनीज है, इंडियन है, जापानीज है, कोरियन है, वो एक एक करके रख लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप जरूरी है यहाँ आए, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप नहीं आएंगे।
ओके, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार रखने के लिए। ऐसा लगता है जैसे देश में ना अब आरक्षण एक गुलाबी तस्वीर बनता जा रहा है। चुनौतियां बहुत सी हैं, लेकिन यही बात है कि आरक्षण हमेशा से ही एक चुनौती क्यों रहा है। प्रेमकांत जी, आप रिएक्शन देना चाहते थे रविंद्र जी की बात पर, जी कहिएगा। हाँ, रविंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो वो क्रीमी लेयर की एक व्यवस्था बनाई गई थी, जो 8 लाख वाली बात कही थी। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर को जो 8 लाख तक बढ़ा दिया गया, तो ये बात नहीं कह रहे हैं रविंद्र जी कि ऐसे में उसको आप कहां से गरीब मानेंगे। 8 लाख अगर सालाना किसी की आमदनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि 65,000 के आसपास, 65,000 से ऊपर उसकी महीने में आमदनी है। अब अगर आप उसको क्रीमी लेयर, उसके ऊपर आमदनी हो तब जाके उसको क्रीमी लेयर में डाला जाए और तब उसको आरक्षण की सुविधा न दी जाए, तो ऐसे में तो वास्तव में समाज में जो हमारे संविधान की मूल भावना थी कि हम सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें और सबको ऐसा एक मौका दें विकास का कि सब लोग आगे बढ़े, वो पर्पस ही डिफीट होता है। तो इस लिहाज से ये बात बिल्कुल सही है। अब एक मुद्दा ये आता है कि खास तौर से जहां पर ओबीसी और एससी और एसटी, ये अभी एक बात ये है कि जिन लोगों को बहुत पहले से आज आजादी के 75 साल पूरे हो गए, इतने लंबे समय से आरक्षण मिलता रहा, पीढ़ियों की पीढ़ियां, आप ये समझ लीजिए 3 पीढ़ियां इस 75 साल में इसके लाभ होती रही, ठीक है। लेकिन वही उनके खानदानी, उनके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग गांवों में और अपनी बस्तियों में आज भी उस बेनिफिट को नहीं पा रहे हैं, इस लिहाज से कि उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ठीक है। वो उनको शहर जाने का मौका नहीं मिला, या उनको ऐसे सुअवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वो जहां के तहां पड़े हुए। उनके लिए 3 पीढ़ियों से लाभ उठाने वाले आरक्षण का, वो चाहे ओबीसी हो, वो चाहे एससी हो या एसटी हो, वो लोग मौका नहीं दे रहे हैं, वो हट नहीं रहे, वो अभी भी आरक्षण का बराबर लाभ उठाते चले जा रहे हैं। तो वो हटे, कम से कम ये है अब आप बराबर आ चुके हो, आपके अगर अच्छे जगह पर आप प्लेस्ड हो, 2 चीजें आप देख लीजिए, किसी भी आरक्षण पहले से पा रहे लोगों में से जो सामाजिक आर्थिक रूप से और कई और चीजों से उनको, जिनको कहा जा रहा है अगर मान लीजिए उसकी फैक्ट्री है तो उसमें तो सवर्ण भी काम करते हैं, उसमें तो जो है गैर सवर्ण आरक्षित वर्ग के भी लोग काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब आपके पास पैसा एक ऐसी चीज हो गई जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी रेज करता है, जो आपको सामाजिक स्तर भी बेहतर देता है, जो आपको हर तरीके से आपको संपन्न भी बनाता है और आपके मेंटल लेवल को भी ऐसा कि बहुत सारी चीजें, आप विदेश भी जा सकते हैं, आप अच्छी सुविधा भी ले सकते हैं और हर चीज को आप बेहतर से बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में वो व्यक्ति सारी चीजों से वंचित रहा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पैसे से जुड़ जाती हैं। अब उसमें ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए। गांधी जी भी तो यही बात कहते थे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, ऊंचे से ऊंचा आदमी, नीचे से नीचा आदमी, उसको बराबर समान मौके मिले, सुअवसर मिले, ऐसे की तरक्की करने का। लेकिन व्यवस्था तो काफी समय पहले से ही है, ऐसे में क्या अभी तक इस पूरी सिचुएशन ने, इस पूरी व्यवस्था ने उस एजुकेशन सिस्टम और उस डेवलपमेंट, वो जो ये जो व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ पर उस खाई को कम किया भी है? असली हकदारों को क्या वाकई हक मिल भी रहा है या नहीं? विरोध तभी तो उठ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। रविंद्र जी का भी स्वागत करते हैं और प्रेमकांत तिवारी जी का भी। रविंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल ये है कि जब यूयू ललित जो इसके पक्ष में नहीं है और वो कहते हैं कि ये पूरे तरीके से एक भेदभाव है, ये ओबीसी एससी एसटी के साथ भेदभाव है, ये एक मैसेज भी तो है और ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनमें एक असंतोष पैदा हो सकता है, इस मैसेज की गंभीरता को समझना चाहिए। देखिए, जहां तक ये भेदभाव की बात उनके द्वारा कही गई माइनॉरिटी व्यू में उन्होंने, तो उसमें आप देखेंगे कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया था बहुत पीछे। ये आपके जो कॉलर थे उनके प्रश्न से भी मिलता जुलता प्रश्न आ जाता है जिसका मैं उत्तर उस समय पर देना चाहता था। उन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन जो है ना ऑल टुगेदर इतने लंबे समय से चल रही है, 10 साल तक एक्सटेंड किया जा चुका है, इसे अब खत्म कर देना चाहिए या फिर इसका एक समय पूरा हो गया, कब तक चलाओगे जी। तो जो जिस भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, जहां तक बात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज है, इतने लंबे समय तक आरक्षण देने के बावजूद भी उनको समाज के अंदर वह सम्मान नहीं मिला है जिसका वायदा उसको संविधान करता है। बताइए कि मुझे क्या उनकी जो सामाजिक स्थिति थी उस समय पर और आज की जो सामाजिक स्थिति है उसमें कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आज भी जो है इस प्रकार की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में सामने आती हैं कि उनको समाज के मूल उसके अंदर उसमें जाकर शामिल नहीं होने दिया जाता। उनके घर परिवारों में कभी शादी ब्याह के कामों में कभी जाते नहीं है, कभी कोई खाता नहीं है, कभी कोई पानी नहीं पीता है। आज भी यह भेदभाव है। तो जो आपका रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन इन कम्युनिटीज को ऊपर उठाने के लिए था ताकि इन कम्युनिटीज को ऊपर उठने से कोई रोक ना पाए। यानी कि अफर्मेटिव एक्शन था ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि यदि समाज इनको सपोर्ट ना भी करे तो भी इनको कहीं ना कहीं संविधान सम्मत एक प्रोटेक्शन रहे आगे बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से मंडल कमीशन के बाद में बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास को बीसी ए और बीसी बी वर्ग जिसे कहते हैं, तो इन दोनों को आगे बढ़ने का जो है मौका दिया गया। इनमें ये वे कम्युनिटी थी जो कि सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, मतलब कि बहुत एक छोटी श्रेणी में आती हैं। गांव के अंदर कहीं 10 घर आ गए, कहीं 20 घर आ गए और बहुत ही ज्यादा ऐसे कार्य करके अपना जो है गुजारा करती हैं जिन कार्यों को करते हुए जो है आम व्यक्ति का आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कुम्हार प्रजापत क्या करते हैं भाई, आप देखेंगे तो उनके जीवन स्टेटस को देखेंगे, मिट्टी के बर्तन बना करके बेचना, ठीक है, एक पुराने समय से एक प्रथा चलती है, उनके परिवारों में बनते रहे, लेकिन आज उसकी क्या रेलिवेंसी है, क्या उसका इनकम सोर्स है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रावधान बनाया गया। अब तो आज के रविंद्र जी फिर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं दिया जा सकता है रिजर्वेशन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता है? हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जब बात आती है, क्या इससे मिलने से गरीबों को इसका लाभ क्या नहीं पहुंचेगा या पहुंचेगा? इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। कोई रेलिवेंसी नहीं है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। ये क्वेश्चन अपने आप में ही मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अपने मूल बात से भटक जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है रिजर्वेशन अमंगस्ट रिजर्वेशन, यानी कि किसी एक क्लास के अंदर जिसको पहले रिजर्वेशन दी जा चुकी है उसके अंदर एक क्राइटेरिया बना दिया गया, या यानी कि एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन रहता है वहां पर, और इस प्रकार के जो ऑर्थोपेडिक जो आपके डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन रहता है वो उन श्रेणियों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यदि इकोनॉमिक को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जाकर के घुसा देंगे तो मैं मानता हूं कि वो पूरी तरह से भेदभाव वाली स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि पहली बात तो इनकम शीलिंग जो है अपने आप में एक ऐसा क्राइटेरिया है, बहुत सारे लोग तो उसी के अंदर फंस करके रह जाएंगे। हम उसको उसके अंदर ये ब्रीच नहीं कर पाएंगे भी इनकम सीलिंग कितनी थी कितनी नहीं थी और कितने लोग उसके अंदर आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मैसअप होकर खड़ी हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बहुत कम, बहुत फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन बहुत ही माइनर रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल में,
रिजर्वेशन अमंगस्ट रिजर्वेशन, Okay. इसको अल्टीमेटली दिया जा सकता है वर्टिकल ये मुद्दे से एकदम अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेमकांत जी, हाँ। हमारी की बात को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। इन्होंने कहा था ना कि तमिलनाडु के अंदर ये ओपोजिशन कैसे आया। आपने आपके इनके प्रश्न का उत्तर इन्हीं आपके उत्तर के अंदर था कि भाई सबसे ज्यादा रिजर्वेशन पूरे भारत में तमिलनाडु में एग्जिस्टिंग था, वो 69% था। अब 69 के अंदर इकोनॉमिक रिजर्वेशन और बढ़ गया तो 79-80% के आसपास में रिजर्वेशन, तो जनरल कैटेगरी के लिए रह गया कुल 20%। तो वो एक प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं वहां पर सपोर्ट किया गया इसको कि भाई आप इसको साइड में रखिए और केवल जो रिजर्वेशन का बेसिक जो क्राइटेरिया था, यानी कि पिछड़े हुए वर्गों को आगे लेकर के आना, तो उसी के ऊपर ही आप अपने आप को अपने सारे के सारे सिस्टम को मेंटेन। ठीक है। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं आखिरी सवाल प्रेमकांत जी से लेना चाहूंगी सर। 2 मिनट का सिर्फ वक्त है अभी। मैं इसे थोड़ा सा पॉलिटिकली में ये सवाल है मेरा कि क्योंकि चुनाव भी हैं और अगर हम अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, रोजगार की वैसे ही एक जो सिचुएशन है वो एकदम खस्ता हाल है और ऊपर से आरक्षण का ये जिक्र कर देना, इसका वर्डिक्ट आना, क्या ये चुनावों पर असर डाल सकता है ये वर्डिक्ट? सरकार की तो एक तरीके की इसका असर पड़ेगा, देखिए चुनाव पर इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। और एक बात आपको और बताएं कि अभी भी जो चुनाव में एक जिताऊ कैंडिडेट को उतारने की एक जो धारणा होती है हर पार्टी की, वो पार्टी की योग्यता से ज्यादा उसकी जात और उस किस वर्ग का है, ये बहुत मायने रखता है। और इसमें इसका असर एक आरक्षण का पड़ेगा। और इसी को देखते हुए एक ये व्यवस्था भी की गई थी कि भाई हम उस वर्ग को भी खुश करेंगे जो वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और इस वजह से उपेक्षित महसूस कर रहा है कि इस वर्ग को उस वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हम लोगों में से जो लोग मौका भी जिनको मिलना चाहिए विकास करने का, उनको मौका नहीं मिल रहा है और हम पीछे भी रह रहे हैं, हमको आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से उस वर्ग को ये तो लगा कि उसके लिए ये संदेश गया कि उनके लिए भी उन्होंने केयर की, सरकार केयर की, इसका ठीक है हमदर्दी महसूस कर रहा है सरकार। तमाम सिचुएशन तौर पे हम आपको बता दें, देखिए बेला एम त्रिवेदी ने थोड़ा सा कम है, थोड़ा जल्दी मेरा रखिएगा बस रीलुक की बात कही कि आरक्षण पर रीलुक होना चाहिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं दिया जा सकता है, ये संविधान की भी भावना थी और उसको पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से ये आरक्षण की व्यवस्था को एक बार पुनः पूरे रिवाइज करना की जरूरत। कुछ भी कहा जाए, एक वर्डिक्ट तो चलिए आया, लेकिन एक असंतोष तो है ही और उसे नकारा नहीं जा सकता है। हम ये समझ सकते हैं कि फिलहाल देश में जो आर्थिक मानदंड वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है ताकि असली हकदारों को वो हक मिले तो सही, उस खाई को एक्चुअल में खत्म किया तो जा सके। आर्थिक तौर पर भले ही सशक्त बना रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर वो अभी भी सशक्त नहीं है। और देखने की जरूरत है सर, रैप यहाँ पे करना है। माफ कीजिए। ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये बात भी जो है जजमेंट में कही गई। चलिए, मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी अपना समय देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ ये रहा। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आरक्षण पात्रता सही है, इसको लेकर हमारे जो दर्शक है जो अपनी बात नहीं रख पाए, वो हमें मेल करके भी अपना ओपिनियन हमारे साथ रख सकते हैं info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के इस एपिसोड को लेकर। इसी के साथ इजाजत लेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।